गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा। तो चलिए बच्चों, जो मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है फॉर एमएमई 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 के लिए मैथ्स का पेपर है। और मैथ्स का मेरे बच्चों बहुत जबरदस्त यूज है इन इकोनॉमिक्स। तो पिछली क्लासेस तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम एक टॉपिक लेके चल रहे थे मैथमेटिकल लॉजिक्स, जिसको मैंने डेवलप किया था फॉर प्रूविंग सम थ्योरम्स। मैंने आपको शायद बताया भी होगा कि दुनिया में किसी भी चीज को प्रूफ, किसी भी थ्योरम, किसी भी लेमा, किसी भी रूल को प्रूफ करने के लिए जिन 4 टेक्निक्स का यूज किया जाता है, वो टेक्निक्स डेवलप की गई है बाय द थ्योरी ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक्स के अंदर। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के मेरे बच्चों 4 मेथड्स होते हैं। आज वो चारों मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है कंट्राडिक्शन मेथड, थर्ड मेथड मेरे बच्चों या सेकंड मेथड को आप इनडायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। जो थर्ड मेथड होता है वो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता है। फोर्थ मेथड मेरा मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन होता है। तो ये तो 4 मैंने सिंपली आपको बस नाम बताए हैं। आज इन चारों के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या डेफिनेशंस है, क्या ये रूल्स है, वो आज हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, या एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन दे देता है और सिंपली पूछता है कि आपको इसको प्रूफ करना है, बट प्रूफ आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। एग्जाम के अंदर वो प्रूफ की टेक्निक का नाम आपको देगा। वो बताएगा कि इस बात को प्रूफ करना है बाय डायरेक्ट मेथड, इस बात को प्रूफ करना है बाय इनडायरेक्ट मेथड, इस बात को प्रूफ करना है बाय कंट्राडिक्शन मेथड, या इस बात को प्रूफ करना है बाय मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन। वो बोलेगा आपको। तो आप कर किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, बट एग्जाम हॉल में वही तरीका आपको लिखना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए मेरे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग बात करते हैं प्रूफ टेक्निक्स की। तो सबसे पहले तो हम जब भी कोई थ्योरम्स हमने दी जाती है या प्रूफ करने के लिए बोला जाता है, तो दुनिया का हर एक थ्योरम अगर आपको लिखना होगा तो कंफर्म उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है P इंप्लाइज Q। ऑलवेज समझ रहे, जो P है बेसिकली यहां पे आपको ये एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, दिस इज सम कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, बंच ऑफ स्टेटमेंट्स या बंच ऑफ प्रीपोजिशंस, जिसको हम अवेलेबिलिटी भी कहते हैं या प्रेमिसेस भी कहते हैं। तो दिस इज व्हाट दिस P पार्ट इज नथिंग बट premises या कलेक्शन ऑफ गिवन प्रीपोजिशंस, कलेक्शन ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स जो ऑलरेडी आपको नोन है। तो इस P को हम नॉन इंफॉर्मेशन भी कहते हैं या नॉन स्टेटमेंट भी कहते हैं, मतलब जिसके बारे में आपको पता है। ये जो Q पार्ट है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन पार्ट या फिर रिजल्टिंग पार्ट, मतलब जो आपको प्रूफ करना है या जो आपको फाइंड आउट करना है। तो दुनिया की जितनी भी थ्योरम्स है उसमें कुछ आपको दिया जाता है, दैट इज P पार्ट, एंड देन इस P पार्ट का यूज करके, प्रेमिसेस का यूज करके आपको Q पार्ट को प्रूफ करना होता है, Q को कंक्लूड करना होता है। दैट्स व्हाई हम Q पार्ट को कहते हैं कंक्लूजन पार्ट। तो प्रेमिसेस पार्ट आपको दिया जाता है किसी भी थ्योरम में, और कंक्लूजन पार्ट आपको प्रूफ करना होता है। तो दुनिया का कोई भी थ्योरी हो, कोई भी थ्योरम हो, आप हमेशा जब भी उसको प्रूफ करते हैं तो वो थ्योरम हमेशा इस फॉर्मेट में लिखी जाती है, P इंप्लाइज Q। अब बारी आती है कि सुधीर सर, जो प्रेमिसेस आपको दे दिए गए, जो नॉन इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई, उनका यूज करके आपको कंक्लूजन की तरफ जाना है, आपको Q को फाइंड आउट करना है या Q को डेराइव करना है, Q को कंक्लूड करना है। तो इस Q को कंक्लूड करने के लिए विद रेस्पेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन P आपके पास 4 मेथड हो सकते हैं। सबसे जो पहला मेथड है मेरे बच्चों, दैट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि जो आपकी थ्योरम है उसका फॉर्मेट है P इंप्लाइज Q। क्या फॉर्मेट है उसका? P इंप्लाइज Q। P इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, कुछ भी करके आप Q निकालिए। तो जैसा कि नाम लिखा है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि जो प्रेमिसेस, जो इंफॉर्मेशन, जो सेट ऑफ नॉन स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ नॉन प्रीपोजिशंस आपको दे रखी है,
उन पे आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के, मैथमेटिकल रूल्स लगा के आपको डायरेक्टली क्यू को कंक्लूड करना है, क्यू को डेवलप करना है। तो आप पी लेके चलेंगे और कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस लगाएंगे, मैथमेटिकल इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, कंडीशंस लगाएंगे और जो क्यू स्टेटमेंट है आप उसको डेराइव करके दिखा देंगे। दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको लेके चलिए, मैथमेटिकल करेक्ट ऑपरेशंस लगाइए और कंक्लूड कर दीजिए क्यू को। तो ऐसे आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। लेकिन इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चों के थोड़ा समझ में कम आया हो, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहीं पे क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन है, शो करना है आपको, क्या शो करना है कि -x² + 5x - 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 0। तो आपको प्रोमाइसिस क्या है, आपको क्या स्टेटमेंट नोन है, आपको स्टेटमेंट नोन है कि -x² + 5x - 4 स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। आपको कंक्लूड क्या करना है कि x मस्ट बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है कि x मस्ट बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ये किस मेथड से करना है, उसने मेथड का नाम दिया है, मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब हुआ आप p को लेके चलेंगे, तो क्या करेंगे, लेट -x² + 5x - 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। मेरे बच्चों ये आप एक्चुअली में लेके चलेंगे। तो जो प्रोमाइसिस है, जो इंफॉर्मेशन है वो आपने ले ली। चलिए अब अगर ऐसा है देन क्या मैं ये कह दूं क्या कि 5x इज ग्रेटर देन x² + 4। यस, 5x को मैंने इधर ही रखा, मैं 4 को भी 0 के इधर ले गया और मैं -x² को भी 0 के इधर ले गया, बिल्कुल ले जा सकता हूं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप गौर से देखें, x जो है वो एक्चुअली में तो रियल नंबर है। x एक्चुअली में दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, जो x² आपका होता है, जो x² होता है वो कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो क्या मैं ये लिख दूं, अगर 5x ग्रेटर देन है x² + 4 से, तो कंफर्म गारंटीड है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि x² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। क्यों? आप ऐसे देख लीजिए, अगर x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सपोज फॉर एग्जांपल, तो x² + 4 आप दोनों तरफ 4 ऐड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, x² + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो आप क्या लिख सकते हो, x² + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। तो ये चीज कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। अब आप एक बात बताइए मुझे कि 5x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है और जो 4 है वो, या फिर आप यहीं पे ऐसे कर लीजिए, क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5, आप इसको नीचे ले आइए, और जो 4/5 है वो कंफर्म स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 0 से, ऑब्वियसली बात है। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सिंपल, ये स्टेप्स आपको बस उसको लिख के दिखाने हैं एग्जामिनर को, ताकि वो समझ सके कि जो आप काम कर रहे हैं डायरेक्ट थ्योरम पे, डायरेक्ट थ्योरी पे, वो वर्क कर रहा है। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि आपको जो P प्रेमाइसिस इंफॉर्मेशन नोन है, आप उसको लेके चलिए, कुछ भी थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क करते हुए चले जाइए और वो लेके आइए जो आपको दिखाना था। तो मुझे क्या गिवन था, मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन थी और मुझे ये इंफॉर्मेशन कंक्लूड करनी थी। तो मैं अपनी इस इंफॉर्मेशन को लेके चला और मैंने कुछ मैथमेटिकल रूल्स, कुछ मैथमेटिकल बातें अप्लाई करी, और अप्लाई करने के बाद लास्ट में मैंने कंक्लूड कर दिया कि x मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे बच्चों ये एक मेथड है। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर इसके तो और बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। यस, वही तो आज आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो आप कर रहे हो ना, अगर आपने गौर से चीजों को पढ़ा होगा, P इंप्लाइज Q, तो ये बेसिकली एक थ्योरम है जिसका P पार्ट इंप्लाइज Q पार्ट आपको डिस्कस करना है। ये आपका P पार्ट है, ये इंप्लाइज हो गया, और ये आपका Q पार्ट है।
लेकिन क्वेश्चन मेन ये है कि ये जो थ्योरम आप प्रूफ कर रहे हैं, ये जो कंपोजिशन इंप्लीकेशन स्टेटमेंट आप प्रूफ कर रहे हैं, इसको प्रूफ करने का जो तरीका है वो डायरेक्ट मेथड है। समझ गए? बिल्कुल सिंपल। ठीक है। दूसरा मेरे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा आगे चलें तो दूसरा मेरा मेथड होता है जिसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा समझाता हूं आपको। जैसे डायरेक्ट मेथड में क्या था, आप P लेके चले और आपने प्रूफ कर दिया Q। इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा रिवर्स चलता है। कैसे चलता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि दुनिया का कोई भी थ्योरम हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे फिजिक्स में हो, कहीं पे भी हो, उस थ्योरम को हम P इंप्लाइज Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये कंफर्म रूल है। P इज व्हाट? अवेलेबल इंफॉर्मेशन। Q इज व्हाट? कंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो आपको चाहिए। लेकिन पिछली क्लासेस को अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो मैंने वहां पे आपको एक चीज समझाई थी कि P इंप्लाइज Q इज इक्वलेंट स्टेटमेंट ऑफ नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। अब इसको थोड़ा सा केयरफुली डील करिए। तो आपको प्रूफ तो क्या करना था? P इंप्लाइज Q। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में यह समझा रखा है कि P इंप्लाइज Q का इक्वलेंट जो मैथमेटिकल लॉजिक होता है वो ये भी हो सकता है, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट है। तो मतलब जो चीज आपको अवेलेबल थी उसको आप प्रूफ करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, और जो चीज आपको प्रूफ करना था, कंक्लूड करना था, उसको आप लेके चल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू नेगेटिव सिनेरियो। इसका मतलब अगर आपको इनडायरेक्टली अपनी बात को प्रूफ करना है, डायरेक्टली नहीं करना, इनडायरेक्टली करना है, तो हम क्या करेंगे? नेगेशन Q लेके चलेंगे, इंप्लाइज प्रूफ कर देंगे नेगेशन P। क्यों? क्योंकि अगर आपको कहीं पे ये चीज प्रूफ करनी थी तो इसका जो इक्वलेंट वर्जन है वो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूं, जो भी है वो पिछला मैथमेटिक्स मुझे कह रहा है। मुझे तो प्रूफ यही करना था, लेकिन इसको प्रूफ करने का जो तरीका है वो मैंने चेंज कर दिया कि मैं इसको ऐसे ना प्रूफ करके मैं इसको ऐसे प्रूफ करना चाहता हूं। तो ये मेथड चेंज हो गया। तो इस मेथड का हमने नाम रख दिया इनडायरेक्ट मेथड। तो जो कंक्लूड करना था उसके नोट को मैं लेके चलूंगा, और जो मुझे गिवन इंफॉर्मेशन थी उसके नोट को मैं कंक्लूड करूंगा। तो जो कंक्लूड करना था उसके नोट को मैं लेके चलूंगा, और जो मुझे गिवन इंफॉर्मेशन थी उसके नोट को नेगेशन P मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। तो ये एक अनदर वे हो गया व्हेन वी प्रूविंग सम थ्योरम एंड द फेमस इनडायरेक्ट मेथड। मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड कौन है, इनडायरेक्ट मेथड कौन है, क्योंकि एग्जाम में ये चीज मैटर करती है। चलिए जी, अब फिर से वही बात है, इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मैंने जानबूझ के बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिया है हर जगह, ताकि आपको पता लग जाए कि एक ही क्वेश्चन हर जगह एप्लीकेबल है। क्या कह रहा है? शो करना है आपको वही बात, बिल्कुल सेम बात, बट बाय द इनडायरेक्ट मेथड। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट मेथड है तो आप क्या शो करना चाहते हैं? आप शो करना चाहते हैं इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब अब जो आपका एम रहेगा बाय द डायरेक्ट मेथड वो ये रहने वाला है। क्यों? क्योंकि नेगेशन Q, अब जब नेगेशन Q क्या है? x इज ग्रेटर देन 0, तो नेगेशन Q क्या होगा? x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये आपका नेगेशन Q हो गया इंप्लाइज, और ये हो गया आपका नेगेशन P। तो अगर आप यहां से चल के यहां पर आ जाते हैं, दिस इज इक्वलेंट, मीनिंग कि आपने ये चीज प्रूफ कर दी। लेकिन मेथड कौन सा लगाया? मेथड लगाया मेथड ऑफ इनडायरेक्ट सिचुएशन या इनडायरेक्ट मेथड, डजंट मैटर। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप गौर से देखें इसको कैसे हम लेके चल सकते हैं। लेट x इज लेस देन इक्वल टू 0। सपोज x इज लेस देन इक्वल टू 0, मैंने मान लिया कि भाई कंफर्म ऐसा होगा। ठीक है। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर x इज लेस देन 0 है देन 5x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। डन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 एक पॉजिटिव नंबर है। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 आप डाल लीजिए। ठीक है। नाउ
माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज स्ट्रिक्टली नेगेटिव। यस, दुनिया का कोई भी एक्स हो, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 4 कंफर्म स्ट्रिक्टली लेस देन 0 बनेगा। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, चलो अब आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो। तो जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 4, ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ये लेस देन 0 है, सो दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले स्टेप में अगर यहां स्ट्रिक्टली लेस देन 0 लिखोगे तो मैं इसको लेस देन 0 भी लिख सकता हूं। ये रूल शायद आपने कभी 12th क्लास में पढ़ा होगा। इफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन a, देन x इज आल्सो कैन बी रिटन एज लेस देन इक्वल टू a, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है या तो इक्वल होगा या तो लेस, तो लेस पे भी इक्वालिटी कंसीडर की जाती है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ, मैं नेगेशन q लेके चला और मैंने नेगेशन p आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, तो मेरी बात प्रूफ हो गई। लेकिन किस मेथड से प्रूफ हुई है? ये प्रूफ हुई है मेथड ऑफ इनडायरेक्ट से, या इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूविंग से प्रूफ किया है मैंने। तो जानबूझ के मैंने सेम क्वेश्चन रखा है ताकि आप चीजों को समझ सके कि एक ही चीज को बहुत सारे तरीके से हम लोग मेरे बच्चों प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट है कंट्राडिक्शन मेथड। ये थोड़ा अच्छा मेथड है, मतलब अच्छा इन द सेंस के बहुत सारी जगहों पर हम ये मेथड यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बोला था कि सपोज P इंप्लाइज Q फॉर्मेट में हमें कुछ काम करना है और हम P इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है और Q इंफॉर्मेशन हमें कंक्लूड करनी है। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर P ट्रू है तो कंफर्म जो हम Q लिख रहे हैं वो कंफर्म ट्रू होगा। P इंप्लाइज Q का ये मतलब भी होता है। लेकिन मुझे जो अपनी बात प्रूफ करनी है वो प्रूफ करनी है बाय द कंट्राडिक्शन मेथड। तो कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि आप P को ट्रू मान के चलिए एंड Q जो कि आपको ट्रू प्रूफ करना है आप उसको रॉन्ग मान के चलिए। तो P को आपने ट्रू माना क्योंकि P आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, Q जिसको आपको कंक्लूड करना है कि ये ट्रू है आप उसको रॉन्ग मान के चलिए और इसके थ्रू एक मैथमेटिकल सीक्वेंस बनाइए, एक मैथमेटिकल कनेक्शन बनाइए और शो कर दीजिए कि जो P है ना वो आपने गलत ट्रू माना है, वो फॉल्स है। तो क्या होगा, एक कंट्राडिक्शन मिल जाएगी आपको। कंट्राडिक्शन क्यों मिल जाएगी आपको? कि P को आप ट्रू मान के चले, Q को आप फॉल्स मान के चले, और जब आपने मैथमेटिकल लॉजिक्स लगाए तो जो P था आपका जिसको आप ट्रू मान के चल रहे थे वो फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती की है, इसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शन हो गया। आप मान के चल रहे थे P को ट्रू, लेकिन हमारा कंक्लूड हुआ कि P तो फॉल्स है, तो बात में कंट्राडिक्शन हो गया ना। तो कंट्राडिक्शन का मतलब है कि जो Q आपने फॉल्स माना था वो एक्चुअली में ट्रू है। तो क्या हो जाएगा, अगर P ट्रू है तो कभी भी Q फॉल्स नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा कि अगर P ट्रू है तो कंफर्म Q भी ट्रू रहेगा। तो P इंप्लाइज Q मेरे बच्चों मेरा प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ में आया मेरे बच्चों, बिल्कुल इजी। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे। शो करना है बिल्कुल सेम चीज को, लेकिन किससे करना है? बाय कंट्राडिक्शन मेथड। तो मैंने इसमें क्या बोला था कि P को ट्रू मान के चलते हैं एंड Q को फॉल्स मान के चलते हैं, और फिर एक कंट्राडिक्शन ले आते हैं कि जो P आपने ट्रू माना था वो गलत था। तो कंट्राडिक्शन हो गई। अब उस कंट्राडिक्शन को सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो Q आपने फॉल्स माना था एक्चुअली में वो फॉल्स नहीं है, वो करेक्ट है, वो ट्रू है। तो चलिए जी एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, ये मैंने ट्रू मान लिया, P ट्रू मान लिया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि x भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। मैंने इसको फॉल्स मान के चलूंगा तभी तो कंट्राडिक्शन आएगा। अब मैंने क्या माना, लेट x इज लेस देन इक्वल टू 0।
अब पहले इन दोनों बातों को आप समझिए कि अगर आपको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाना है P इंप्लाइज Q पे, तो P को ट्रू मानिए और Q को फॉल्स मानिए, और फिर कुछ भी करके P को फॉल्स दिखाइए, शो करना पड़ेगा। तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी कि वैसे तो मैं P को ट्रू मान के चल रहा था, लेकिन अगर Q को फॉल्स मानता हूं तो P फॉल्स हो जाता है। इसका मतलब अगर P ट्रू है तो Q फॉल्स नहीं हो सकता, तो Q क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो P इंप्लाइज Q ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए, अब मैं ये कह रहा था बच्चों, अगर मैं मान के चलूं कि x मेरा जो है लेस देन 0 है किसी फॉर्मेट के लिए, तो क्या होगा? सच दैट माइनस के एक्स स्क्वायर पाइल माइनस प्लस 5x माइनस के 4 इज पॉजिटिव। मतलब मैंने मान लिया कि मेरा ये ट्रू है और जो Q पार्ट है वो फॉल्स है, तो मैंने लेट कर लिया कि x इज लेस देन 0 सच दैट बाय द इक्वेशन नंबर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4x मेरा स्टिल अभी भी पॉजिटिव है। तो मेरा एक सवाल है मेरे बच्चों, क्या इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर x नेगेटिव है, देन माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, माइनस के एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, माइनस का 4 नेगेटिव होगा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का 4 कंफर्म नेगेटिव होगा, यस। और x अगर नेगेटिव है तो 5x भी नेगेटिव होगा, और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कंफर्म नंबर नेगेटिव बनेगा। अब थोड़ा टेक्निकल समझिए, नहीं समझ में आ रहा फिर से समझाता हूं। देखिए, ऐसे कर सकते हैं आप इसको, मतलब दूसरे तरीके से कर रहा हूं। दूसरे तरीके से क्या कर रहा हूं? चलिए, P पार्ट को मैंने ट्रू माना, Q पार्ट को मैंने फॉल्स माना, तो Q पार्ट पे वर्क करता हूं। मैंने बोला इफ अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो कंफर्म 5x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, इक्वेशन नंबर 2, बात खत्म, ठीक। एंड माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, इक्वेशन नंबर 3। छोड़िए, ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है बेटा। तो 5x लेस देन इक्वल टू 0, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 स्ट्रिक्टली लेस देन 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दीजिए आप। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आया जी? और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो जरा देखना, इस इक्वेशन को देखना और इस इक्वेशन को देखना। ये पहले वाली इक्वेशन क्या कह रही है कि माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, जबकि आपका क्या आया है? माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये चीज, मान लो आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर स्टार, सपोज, तो ये चीज और ये चीज एक दूसरे को कंट्राडिक्शन कर रही है ना? यस सर। तो जो P पार्ट आप ट्रू मान के चले थे, आपने दिखा दिया कि वो गलत है, कंट्राडिक्शन हो रही है। ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि x आप लेस देन इक्वल टू 0 लेके चले थे, तो इसका मतलब क्या होगा कि x आपका कंफर्म स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बनेगा, और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बनेगा तो यही तो मुझे प्रूफ करना था। समझिए, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जो तीसरा मेथड है वो है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, कि अगर आपको P इंप्लाइज Q प्रूफ करना है तो P को ट्रू मानिए और Q को फॉल्स मानिए, और फिर P को कंट्राडिक्ट कर दीजिए। और जैसे ही P कंट्राडिक्ट होगा, बाय दिस रूल आप ये कह देंगे कि P जो है वो ये नहीं है, इसका नेगेशन है। तो P जो आपने फॉल्स माना था, अगर वो नहीं है, उसका नेगेशन है, तो ऑब्वियसली बात है P ट्रू हो जाएगा, जैसा अभी यहां पे हुआ। आप P ट्रू लेके चले, Q को आप फॉल्स लेके चले, आपने कंट्राडिक्शन दिखा दी, और फिर आपने क्या बोला कि नहीं नहीं ये गलत है। ये गलत है मतलब इसका नेगेशन ट्रू है, इसका नेगेशन ये किया, यही मुझे करना था। बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है मेरे बच्चों। चलिए खैर आगे चलते हैं। आगे है मैथमेटिकल प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए, सबसे पहले तो मेरे बच्चों ये जो रूल है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है
जब आपकी थ्योरम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पर बेस्ड हो। जो पिछले 3 रूल मैंने आपको पढ़ाए, जहां पर मैं x के अंदर एक एक्सप्रेशन आपके सामने बना रहा था, -x² + 5x -4, उसमें जो x था वो एक्चुअली में एक रियल नंबर था। ये जो थ्योरम है या ये जो तरीका है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्चुअली में ये एप्लीकेबल ही तब है जब आपका वेरिएबल लाइक x वो एक नेचुरल नंबर हो, वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तभी ये चीजें वर्क करती हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी मैं आपको समझाता हूं। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी, फंक्शंस, स्टेटमेंट अगर आपको प्रूफ करना है, ट्रू करना है फॉर एवरी नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले आप उसको 1 के लिए ट्रू करिए और 2 के लिए ट्रू करिए और 3 के लिए ट्रू करिए, मतलब किसी भी फाइनाइट नंबर के लिए उसको ट्रू करिए। 1, 2, 3 किसी भी एक के लिए कर दिया। फिर आप उसको किसी नेचुरल नंबर k के लिए सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए ये किसी नेचुरल नंबर k के लिए वैलिड है, मान लिया, और फिर उसको k+1 के लिए ट्रू कर दीजिए। समझ गए? तो जब 1 के लिए आपने ट्रू कर दिया, k के लिए अगर आप मान लेते हैं कि ये ट्रू है, और k+1 के लिए आपने ट्रू कर दिया, और k कोई भी नेचुरल नंबर है, तो 1 के लिए ट्रू हो गया, 1+1 के लिए ट्रू हो जाएगा, 1+2 के लिए ट्रू हो जाएगा, 3+1 के लिए ट्रू हो जाएगा, 4+1 के लिए ट्रू हो जाएगा, अप टू सो ऑन, चलता चला जाएगा। तो जो सिस्टम आपका नेचुरल नंबर पर डिपेंड करता था, जो सिस्टम आपका नेचुरल नंबर पर डिफाइंड था, वो आपने शो कर दिया, वो आपने प्रूफ कर दिया कि वो ट्रू है हर एक नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग। तो हर एक नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग कैसे आपने प्रूफ करना है? 1 के लिए प्रूफ करेंगे, मतलब किसी भी फाइनाइट नंबर के लिए प्रूफ करेंगे, फिर उसको k के लिए किसी आर्बिट्री k नेचुरल नंबर के लिए उसको सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि ये ट्रू है, और फिर कुछ भी करके उसको k+1 के लिए ट्रू रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर आप ऐसा कर पाए तो हम बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट, जो भी आपको दिया जाएगा, दिस लॉजिक, दिस थ्योरम, दिस फंक्शन, दिस इनइक्वालिटी, जो भी आपको दिया जाएगा वो वैलिड है फॉर नेचुरल नंबर्स। बस यहां पे मेरे बच्चों प्रॉब्लम यही है कि यहां जो भी बातें होंगी, जो भी कहा जाएगा, वो रियल नंबर के रेस्पेक्ट में ना होके नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स के रेस्पेक्ट में ही होती है या मानी जाती है। तो मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, सपोज जो n पर बेस्ड है, मान लीजिए Sn कोई स्टेटमेंट है, सपोज, मतलब कोई स्टेटमेंट है जो डिपेंड करता है नेचुरल नंबर n पर, सपोज, और ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं S1 प्रूफ करूंगा, ठीक है, फिर मैं लेट करूंगा Sk, ठीक है, देन मैं प्रूफ करूंगा Sk+1। समझ गए ना बेटा? तो अगर मैं S1 पे प्रूफ करके चलता हूं, Sk को लेट करके, देन मैं प्रूफ कर देता हूं फॉर Sk+1, तो मेरे बच्चों जो मेरा स्टेटमेंट है वो एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू माना जाएगा। तो जो मेरा Sn है वो ट्रू माना जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिल्कुल सिंपल, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन लेते हैं एक, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में मेरे बच्चों? शो दैट n² इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2n+1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब आपको शो करना है, क्या शो करना है कि ये चीज इससे बड़ी है जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो n में भी 3, n में भी 4, अप टू सोन इंफिनिटी, मतलब सबके लिए ये ट्रू है, बट व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मैंने क्या इसको मानने की कोशिश करी, मैंने इसको लेट Sn इज नथिंग बट n² इज ग्रेटर देन 2n+1 मैंने मान लिया। अब मुझे यह शो करना है कि n² इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2n+1 ट्रू होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। समझ गए? और वो स्टेटमेंट है Sn। तो मैंने इसको Sn मान लिया पूरे को।
अब मुझे क्या करना होगा, मुझे S3 पहले प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो 1 से नहीं, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। फिर मैं SK मान के चलूंगा कि SK ट्रू है, और फिर मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, SK+1 मुझे ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं S1 ट्रू है या नहीं। S1 ट्रू है या नहीं का मतलब देखते हैं। देखिए, सॉरी S1 नहीं, S3 एक बार जरा देखते हैं हम क्या रिजल्ट आता है। क्या मैं ये कह दूं कि 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 इंटू 3 प्लस 1? बोलो हाँ या ना। तो 3 का स्क्वायर 9, ओके, इज ग्रेटर देन 7, क्या है, यस। इसका मतलब जो S3 है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ में आया? ये करने का तरीका है इसको, कि भाई आप कुछ मत करो, आप SN लिखो, जो भी आपको चीज ट्रू करनी है, आपको ये चीज ट्रू करनी है, तो मैंने इसको SN स्टेटमेंट बना दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि दिस रिलेशन जो राइट हैंड साइड में लिखा है, दिस राइट हैंड साइड रिलेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है S3 इज ट्रू। प्रूफ कर दिया मैंने, डन। अब क्या होगा, आपने S3 अगर प्रूफ कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर आपने यहां पर S1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे बच्चे आप ये देखिए, आपका जो नेचुरल नंबर इस क्वेश्चन के लिए स्टार्ट हो रहा है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे 3 ही लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो मैंने कह दिया कि दिस रिलेशन जो मुझे प्रूफ करना था वो 3 नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। अब मुझे क्या करना होगा, लेट SK बी ट्रू। और अगर SK ट्रू है, इसका मतलब क्या है, K स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2K+1 फॉर ऑल K विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब मैंने यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्यों लिखा, क्योंकि K इज इक्वल टू 3 के लिए तो मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं ना, तो उससे आगे ही मुझे चलना होगा ना। तो आगे चलना होगा तो K की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, तो K इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये मैंने मान लिया कि कंफर्म K स्क्वायर जो है वो 2K+1 से बड़ा है, ताकि ये रिलेशन मेरा सेटिस्फाई हो जाए। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे SK+1 प्रूफ करना है। SK+1 प्रूफ करने का मतलब है मुझे प्रूफ करना है K+1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स K+1+1। एक्चुअली में मुझे ये प्रूफ करना है। अगर आप गौर से देखें तो एक्चुअली में मुझे ये प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन, विद द हेल्प ऑफ S3, वहां से करना है। अब देखिए कैसे, बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। आपको सिंपली कंसीडर करना है, कंसीडर K+1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज K स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2K, ठीक है जी। K स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2K, बिल्कुल सिंपल। ऐसा इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है कि भाई आपको बिल्कुल भी समझ में ना आती हो चीजें, बिल्कुल सिंपल है। अब एक बात बताइए आप मुझे छोटी सी, जैसे मैंने लिखा यहां पे K स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2K, क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज ग्रेटर देन 2K प्लस 1 प्लस 2K प्लस 1? क्यों? अब यहां पे आइए, K स्क्वायर आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 2K प्लस 1 से, तो इस K स्क्वायर की वैल्यू को आपने 2K प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, और 1 प्लस 2K ये बिल्कुल आपने यहां पे सेम रखा, समझ गए? तो आपने जो SK लेट किया था, आपने जो SK लेट किया था वो K स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2K प्लस 1 आपने यहां पे पुट कर दिया। मतलब K स्क्वायर के प्लेस पे, इस K स्क्वायर के प्लेस पे इससे छोटी वैल्यू आपने पुट कर दी 2K प्लस 1, और इस चीज को आपने बिल्कुल सेम रखा। सबसे पहले ये अगर आपको हो सकता है ये समझ में आया होगा, चलिए ठीक है। अब मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2K प्लस 2 प्लस 2K, बिल्कुल मतलब सिंपली लिखा है। इस 2K को सेम रखा, इस 1 को ऐड करके 2 कर दिया,
और इस 2 को यहां सेम रखा बिल्कुल। तो मुझे क्या मिल गया, मैं थोड़ा सा अगर कहीं से रब करूं इसको, मुझे क्या मिल गया मेरे बच्चों, मुझे मिल गया k+1 का होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2k + 2 + 2k, ये मुझे मिल गया। अब मैं ये कह रहा था, क्या आप ये कह सकते हैं कि 2k इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, हाँ या ना? यस, क्योंकि k क्या था, k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था ना। तो अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा ना, तो ग्रेटर देन 1 होगा ना कंफर्म। तो 2k इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो मैंने इस 2k को रिप्लेस कर दिया 1 से, तो दिस इज ग्रेटर देन 2k + 2 + k1। अब आप बोलेंगे सुधीर सर आपने ऐसा ही क्यों किया? भाई क्योंकि मुझे कुछ काम करना है। क्या काम करना है समझाता हूं, देखिए। अब आप कुछ मत करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 टाइम्स कॉमन क्या k+1 + k1, लिख सकता हूं ऐसा। और जैसे ही आपने ये लिखा, काम खत्म। अब आप गौर से देखिए, आप क्या कंक्लूड करना चाहते हैं? आप कंक्लूड करना चाहते हैं k+1 का होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ k+1 + k1। एंड मेरे बच्चों, दिस इज नथिंग बट k+1। आप चेक करके देख लीजिए, यही प्रूफ करना था आपको। भाई ठीक है ना, इस रिलेशन को आपको k+1 के लिए प्रूफ करना था ना। आ जाओ, k+1 का होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 टाइम्स k+1 + k1, बिल्कुल आप प्रूफ कर सकते हो ऐसा। तो बिल्कुल चीजें इन जनरल बहुत सिंपल हैं, बिल्कुल वेरी सिंपल, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 4 पार्ट पढ़ाए कि भाई किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हम 4 मेथड्स यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है बेटा, कंट्राडिक्शन मेथड एंड मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई जो है, ठीक है बेटा, प्रिंसिपल इंडक्शन है, चाहिए थोड़ा सा रब हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो होप सो मेरे बच्चों यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क इन चीजों में है नहीं। अब ये थ्योरी मैं आपकी सबसे पहले थोड़ा समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। फिर क्या होगा, मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहीं पे समझा रहा हूं, फिर हम जो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे वहां पे मैं इन सब चीजों का यूज आपके साथ मेरे बच्चों डिस्कस करूंगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।